Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Pulmonary tuberculosis, pulmonary TB. क्या है pulmonary tuberculosis? Pulmonary लंग्स को बोलते हैं और ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है और इस डिजीज में चूंकि बॉडी का टिश्यू या मांस लॉस करता है, इसलिए इसको हम क्षयरोग के नाम से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को बॉडी के डिजीज के अनुसार से ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये स्प्रेडिंग के अनुसार, ट्रीटमेंट के अनुसार कई बेसिस पे इसको किया गया है। कौन कौन से? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक में लंग्स को दिया गया है और एक में पूरे बॉडी को दिया गया है, लंग्स को छोड़ करके। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि टीबी का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा लंग्स में होता है। हाँ, बाकी ऑर्गन में होता है लेकिन कम होता है, इसीलिए इस ट्यूबरकुलोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी अगर टीबी का इन्फेक्शन लंग्स में होता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एंड अगर बाय द वे टीबी का इन्फेक्शन बॉडी के दूसरे ऑर्गन में होता है जैसे ब्रेन, बोन, जीआईटी, ग्लैंड, ज्वाइंट, स्किन, तो यहाँ पे अगर टीबी होता है तब इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो दो क्लासिफिकेशन होता है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। हम फिर बताए थे आपको कि पल्मोनरी इसलिए बोला गया है कि टीबी का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा लंग्स में होता है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। तो टीबी का बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एरिया में ग्रो करता है, यानी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए टीबी का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा लंग्स में होता है। चलिए, लंग्स में भी सबसे कॉमनेस्ट साइट इसके होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स and alveolar duct. Respiratory bronchioles is the most common site where the tuberculosis bacteria multiply and growth, क्योंकि उसका फेवरेबल एरिया वही है जहाँ पे अच्छा ग्रो करता है। इसलिए ट्रैकिया में या ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस या टर्सरी ब्रोंकस, इसमें यह ग्रो नहीं करता है। यह मेन ग्रो करता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, alveolar duct, alveoli, ये सब एरिया में यह ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है। अब बात करते हैं आगे टाइप के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस तीन वेराइटीज के होते हैं, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस एंड मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। अब बात यहाँ पे आता है प्राइमरी। ऐसे तो अधिकांशतः ये दो ही वेराइटीज का मेनली होते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि मिलेट सीड के जैसा ये मिलता है ये ट्यूबरकुलोसिस का पैच, इसलिए इसको हम लोग मिलेट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तीनों के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस वह ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो पहली बार वह ऑर्गन में जब अटैक करता है, जब ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जब बैक्टीरिया पहली बार वहां पे अटैक करता है और आकर रिप्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं कि जब बॉडी के दूसरे ऑर्गन से जब वहां पे अटैक करता है, किसी ऑर्गन में फैलता है, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। और तीसरा मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, जब मल्टीपल पैच बनता है ट्यूबरकुलोसिस का, मल्टी एरिया में जब वो टीबी की ट्यूबरकुलोसिस ग्रो कर जाता है, जिसमें कि मिलेट सीड के जैसा उसका अपीयरेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस का ही एक फॉर्म कह सकते हैं, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। तो कॉज क्या होता है इसका प्राइवेट ट्यूबरकुलोसिस का? इसका मेन कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हम AFB भी बोलते हैं, एसिड फास्ट
बेसिलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। चूंकि यह जो एसिड फास्ट जब हम स्टेन करते हैं जील नील्सन स्टेन से, जनरल स्टेन से, तो स्टेन करते समय इस बैक्टीरिया को हम एसिड मीडियम में वाश करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। तो यह बैक्टीरिया एक डेंजरस बैक्टीरिया है, ये रॉड से बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के सरफेस पर माइकोलिक एसिड वैक्स का एक लेयर होता है, माइकोलिक एसिड का एक लेयर होता है जिसको हम लोग इसी नाम से इसको माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। अब ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है? तो ये मोड ऑफ स्प्रेड है, पहला है ड्रॉपलेट, सबसे ज्यादा ड्रॉपलेट अटैक होता है और प्राइमरी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो ड्रॉपलेट ही आता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन होता है, अगर वो कफिंग करता है तो कफिंग के दरमियान ये टीबी का बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बाय ड्रॉपलेट ये स्प्रेड कर जाता है। क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया लगभग 25 फीट तक वो हवा में फ्लोट करता है वो, क्योंकि ये वेटलेस बैक्टीरिया होता है। तो अब दूसरा नंबर पे आता है जो सेकेंड है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, जो कि जीआईटी में आता है ट्यूबरकुलोसिस, और उसके बाद वहां से स्प्रेड करता है हेमेटोजिनस, जिसको सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ भी एक जो होता है मोड ऑफ स्प्रेड ये भी हो सकता है वो। तो दो सबसे कॉमनेस्ट होता है मोड ऑफ स्प्रेड में, और बहुत रेयर में होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, जो कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कि अगर जेनाइटल में ट्यूबरकुलोसिस है तो वहां से वो आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन होता है। तो मोस्ट कॉमन हो गया आपको ड्रॉपलेट है, और सेकंड जो आता है आपको बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, जो कि इंजेक्शन से कंटामिनेटेड मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के यूज करने से ये बॉडी में आता है। अब बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में किस पर्सन को टीबी होता है? जिस पर्सन को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होता है, यानी जिसका इम्यून डिफिशियंसी होता है उसको होता है। नंबर 2, जिसमें इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज किया जाता है उसको होता है। अब अगला कंडीशन, अगर कोई पेशेंट को केमोथेरेपी या अगर कोई ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ड्रग्स चलाते हैं उस पेशेंट को भी यह हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस, इस पेशेंट को टीबी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट HIV पेशेंट, HIV पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस बहुत अटैक करता है। तो ये सब कारण होते हैं जो कि मोस्ट फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से टीबी का बैक्टीरिया ज्यादा अटैक होती है। कुछ अदर फैक्टर भी आते हैं जैसे कि कोल्ड एक्सपोजर की वजह से या स्मोकिंग के कारण भी आपको आने की चांसेस ज्यादा होता है टीबी का। माल न्यूट्रिशन भी होता है, वीक पर्सन है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, ऐसे पेशेंट को भी ट्यूबरकुलोसिस का अटैक हो सकता है। चलिए, ये तो था आपका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में थोड़ा इसमें अब थोड़ा सा यह है, अलग अलग कंडीशन बनता है, लेकिन फिर भी 3 महीने से लेकर के 9 महीने इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया है इसका मल्टीप्लिकेशन लंबे समय पे होती है, बहुत स्लो ग्रोथ से होता है, स्लो से ग्रोथ होता है, इसलिए ये लंबे समय पे इसकी ग्रोथ होती है। तो ये था आपका इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें होस्ट देख लिए, और एक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जहाँ पे एपिडेमिक एरिया होता है या क्राउडिंग एरिया होती है वहाँ पे ज़्यादा होता है, या सोशियो इकोनॉमिक एरिया होता है वहाँ पे ये ज़्यादा होता है डेवलप। तो इन्वायरमेंट में देख लिए सोशियो इकोनॉमिक एरिया, सोशियो इकोनॉमिक वीक एरिया, अब प्लस आपका हो गया क्राउडिंग एरिया, एपिडेमिक एरिया। तो ये भी आपका हो गया इसका फैक्टर कंडीशन में, एपिडेमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया बॉडी में करता क्या है। देखिए, सबसे पहले जब बैक्टीरिया हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स में सुटेबल एरिया बताते हैं आपको कि रेस्पिरेटरी, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होती है वहां पे जाता है ये। तो जब ये बैक्टीरिया जाता है यहाँ पे, तो बैक्टीरिया के जाने के बाद क्या करता है कि बैक्टीरिया जब लंग्स में जाता है तो हमारे लंग्स के जो मैक्रोफेज होते हैं वो इसको इनगल्फ कर लेता है। तो मैक्रोफेज जब इनगल्फ करता है तो मैक्रोफेज से कुछ सब्सटेंस बनता है, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 11, इंटरल्यूकिन 13 एंड TNF। ये सब्सटेंस यहाँ से बनता है, ये मैसेंजर होता है, और ये सब्सटेंस जो होता है ये ब्लड वेसल्स पे अटैक करता है। ब्लड वेसल से क्या करता है, मोनोसाइट को वहां से अटैक करवाता है। मोनोसाइट जब यहाँ से आता है टीबी के बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए, तो मोनोसाइट अगर टीबी के बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाता है तो यह मोनोसाइट कन्वर्ट कर जाता है जेंट सेल में, एपिथेलियोइड सेल में कन्वर्ट कर जाता है, और इस तरह से टीबी के बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है।
लेकिन ये टीबी का बैक्टीरिया नहीं मर पाता है, यहाँ पर सेल को नेक्रोसिस करते जाता है, या जॉइंट सेल बनते चले जाते हैं, एपिथेलियल सेल भी बनेंगे, यहाँ पे लिम्फोइड सेल भी यहाँ पे माइग्रेट करता है, और इसके बाद क्या करता है, यहाँ पे जॉइंट सेल, एपिथेलियल सेल, लिम्फोइड सेल, इस तरह का कैरेक्टर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ग्रैनुलोमा बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ट्यूबरकल बोलते हैं। तो ग्रैनुलोमा ट्यूबरकल बनता है। इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पर इस ग्रैनुलोमा को ब्रेक कर करके ये बैक्टीरिया बाहर निकलता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है एक जस्ट चीज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, या पनीर लाइक बनता है, जिसको हम कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया फिर अब दूसरे एरिया में इंटर करेगा, यानी ये धीरे धीरे ये स्प्रेड करते जाता है और उस एरिया के टिश्यू को डैमेज करते जाता है, डिजॉल्व करते जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब पेशेंट या जो स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स में इंटर करता है और कफिंग डेवलप होता है, जिसके बाद ये कफिंग के दरमियान स्पुटम में ये मांस के जैसा कुछ ब्लड के साथ ये बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होता है। ट्यूबरकुलोसिस में जनरल यही होता है। इसी कारण से धीरे धीरे लंग्स के टिश्यू डे बाय डे ये क्या होते हैं, डैमेज होते चले जाते हैं। एक समय ऐसा होता है कंप्लीट लंग्स को खत्म कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि टीबी का बैक्टीरिया धीरे धीरे स्लो ग्रो करते करते और इस तरह से हमारे सेल को डैमेज करते चले जाते हैं। ये तो होता है आपको इसमें ट्यूबरकुलोसिस को होने का एक मैकेनिज्म। इसके बाद अगला क्या होता है, सिम्टम। ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम क्या होता है, पहला तो होता है लोकल सिम्टम। देखिए लंग्स में क्या होगा कि जब ये टीबी का बैक्टीरिया बताया अभी हम कि जो कैसेस नेक्रोसिस करता है ये, और फिर यहाँ पर ये कैसेस नेक्रोसिस धीरे धीरे इस लंग्स के कैनाल से जो पाथ है ना, एयरवे पाथ, उस एयरवे पाथ से क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, ये उसके बाद यहाँ पे डिवाइड हुआ है ना ब्रोंकस, फिर ये यहाँ पर ये आपके अल्विलाई है यहाँ पे। तो यहाँ से जब ये टिश्यू को डैमेज करेगा ये, तो यहाँ पर नेक्रोसिस हो करके और ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इस रास्ते से एक्सपेल आउट होते जाएगा और धीरे धीरे ये एरिया को डैमेज करते जाता है। तो अब क्या होगा, सिम्टम में क्या होगा, पहला सिम्टम होगा इसमें कफ। कैसे कफ होंगे, जो कफ होगा उसमें पेनफुल कफ होगा, इसमें खांसी होगा, और कफ इसके ज़्यादातर मॉर्निंग में हो सकते हैं, ऐसे इवनिंग में हो सकते हैं, या कोल्ड जब हवा ऐसे अटैक करेगी तब तक इसे खांसी हो सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसे कंटिन्यू भी कफ इसमें हो सकता है। दूसरा होता है एक्सपेक्टोरेशन। इसमें जो स्पुटम बाहर निकलता है उस स्पुटम में मांस के जैसे इसमें आपको मिलेंगे, आपको कुछ डेब्रिस मिलेंगे, प्लस इसमें ब्लड भी मिलता है। स्पुटम का कलर डार्क रेड होता है और डार्कनेस भी होता है इसमें स्पुटम में। और इस तरह के बाद दूसरा, जब इस स्पुटम जब बाहर निकलता है तो चेस्ट में पेन भी होता है इसमें। इसके बाद अगला कंडीशन, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है इसमें, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिजनिया होता है पेशेंट को। और इसका जो चेस्ट पेन जो होता है ना, चेस्ट पेन अधिकांशतः पेरीफेरी एरिया में ज़्यादा पेन होता है इसमें। ये तो हो गया आपको नॉर्मल लोकल सिम्टम में आता है। अब हम लोग कुछ आते हैं इसके अलग सिम्टम, जैसे एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगता है। वेट लॉस, वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया प्रोटीन को यूज कर लेता है, अल्बुमिन को यूटिलाइज कर लेता है, जिसके कारण वेट लॉस होता है। और इस मरीज को हर समय फीवर रहता है, फीवर के कारण अमोनिया का सिंथेसिस ज़्यादा होता है। इसके वजह से क्या होता है, पेशेंट का टेस्ट बड कमजोर हो जाता है, खाना स्वाद लगेगा ही नहीं उसका, पसीना में अमोनिया ज़्यादा निकलता है, इसकी वजह से पसीना में स्मेलिंग होता है इसमें। इसके बाद वेट लॉस भी होता है, एनोरेक्सिया, क्योंकि अमोनिया के कारण जो डाइजेस्टिव जूस है वह कमजोर हो जाते हैं, इसके कारण पेशेंट को भूख भी रहता है। और वीकनेस तो ऐसे रहेंगे, जो खाने का तो वीकनेस होगी ही। पेशेंट में नाइट स्वेटिंग होती है, रात में पसीना ज़्यादा चलता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया रात में मेटाबॉलिज्म करता है, इसलिए पेशेंट को नाइट स्वेटिंग भी देखने को मिलता है। ये सब आपको कुछ सिम्टम मिलते हैं। पल्स रेट जब देखेंगे इस पेशेंट का तो रिलेटिव टैकीकार्डिया होता है। रिलेटिव टैकीकार्डिया का मतलब कि फीवर के अनुसार से पल्स रेट हाई जाता है। नॉर्मल तो 1 डिग्री फारेनहाइट पे 10 पल्स बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री फारेनहाइट पे 20 पल्स बढ़ता है। याद रखिएगा कि नॉर्मल फीवर में 1 डिग्री फारेनहाइट पर 10 पल्स बढ़ता है, लेकिन टीबी में 1 डिग्री फारेनहाइट पे लगभग 20 से 25 पल्स बढ़ते हैं।
ये आपको इसी को बोलते हैं रिलेटिव टैकिकार्डिया बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है कॉम्प्लिकेशन। टीबी के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? सबसे पहला तो होगा क्या इसमें कि कैल्सियस फाइब्रोसिस। कैल्सियस फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर कैल्सियस नेक्रोसिस बनता है, ये कैल्सियस नेक्रोसिस यहाँ पर ड्राई हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, और इसका फ्लूइड लॉस होने के कारण यह एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, और हार्ड सब्सटेंस बन जाता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं कैल्सियस फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके बाद नंबर 2 मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि यह ट्यूबरकुलोसिस कई एरिया में फैल जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद इस छोटे छोटे एरिया में फैल जाते हैं, पूरे लंग्स में फैल जाते हैं। नंबर 3 सेकेंडरी और मेटास्टेटिक ट्यूबरकुलोसिस, यानी यह टीबी यहाँ से ब्लड के माध्यम से दूसरे एरिया में चला जाता है, या फिर जैसे पेशेंट को जो खांसी करते समय स्पूटम जो है वो चला जाता है ऑसोफेगस में, जैसे स्पूटम बाहर नहीं एक्सपेल आउट होकर के स्पूटम को लोग खा लेते हैं, तो वो निगलने की वजह से क्या होता है कि स्पूटम चला गया जीआईटी में, अब वो टीबी का बैक्टीरिया कहाँ पहुंच गया? जीआईटी में चला गया। उसके बाद वो टीबी का बैक्टीरिया हो सकता है कि अगला कॉम्प्लिकेशन मेनिंजेल ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस कर सकता है, वर्टिब्रा में पॉस्ट डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, ज्वाइंट में ज्वाइंट ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस कर सकता है, स्किन में लूपस वायरस प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस तरह से, या फिर एब्डोमेन में कोल्ड अब्सेस कर सकता है, कोल्ड अब्सेस। तो यह इसके हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशन। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। टीबी का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं हम लोग? इसको पता लगाने के लिए सबसे पहला तरीका होता है इसमें, जो नंबर 1 है स्पूटम फॉर AFB। स्पूटम फॉर AFB AFB कराते हैं तो इसमें रिपोर्ट में क्या आएगा? पॉजिटिव, रिपोर्ट आएगा पॉजिटिव। दूसरा कराते हैं जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जीन एक्सपर्ट, इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव आएगी। तीसरे क्या कराते हैं? कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ स्पूटम, यानी कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्पूटम। ये ज्यादातर हेल्प मिलता है कब? MDR टीबी में ज्यादा हेल्प मिलता है। MDR ट्यूबरकुलोसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको किसे बोलते हैं। अगला जांच इसका कराते हैं हम लोग PCR फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, PCR जांच करा के देख लेते हैं। इसके बाद टीबी गोल्ड कराते हैं, टीबी गोल्ड पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट ADA एंटी डीएमिनेज टेस्ट, इसमें भी पॉजिटिव आता है। एलाइजा फॉर कॉच नहीं कराते हैं क्योंकि ये पहले होता था, इसमें बैंड हो चुका है, क्योंकि यह फॉल्स पॉजिटिव में बहुत सारा रिपोर्ट आता है, इसके बारे में बताएंगे आपको आगे। नेक्स्ट आते हैं चेस्ट एक्सरे PA व्यू, CXR PA व्यू, इसमें आपको ट्यूबरकल पैच मिलता है। नेक्स्ट कराते हैं हम लोग थोरैकोसेंटेसिस। थोरैकोसेंटेसिस करने पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे टीबी का बैक्टीरिया मिलता है। अगला कराते हैं हम लोग HRCT में भी यह पैच आपको मिलेंगे। तो ये सब था। उसके बाद अगला कराते हैं हम लोग TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC में ये बना रहेगा। DLC में लिम्फोसाइटोसिस या इस्नोफिलिया मिलेंगे। ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR क्या रहेगा? बड़ा रहता है, क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया में अल्बुमिन डिक्रीज कर जाता है, और इसके कारण ESR क्या होता है? बढ़ जाता है, और ग्लोबुलिन भी बढ़ता है ना इसमें एंटीबॉडी के कारण। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पे। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, प्रोटीन डाइट देते हैं, कोल्ड एक्सपोजर से बचते हैं, स्मोकिंग से बचते हैं, अल्कोहल से अवॉइड करते हैं। इसके बाद हाई प्रोटीन डाइट देना बहुत जरूरी होता है। वार्म वाटर इसको अप्लाई करते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दवा जो चलाते हैं, डॉट्स थेरेपी चलाते हैं। इससे हम लोग डॉट्स में लोग अनुसार से जो तरह का कैटेगरी है उसके अनुसार से दवा चलाते हैं, जिसमें कई तरह के दवा चलते हैं। और बाकी हम लोग बाद में क्या करते हैं, होम्योपैथिक दवा भी इसको बाद में दे सकते हैं। ट्यूबरकुलिनम है, कैलकेरिया फ्लोर है, जिससे दोबारा पैच ना बने, और प्लस तरह बहुत सारा के मेडिसिन इसमें चलाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सिम्टम के बारे में, सिम्टम देख करके। तो बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।